नमस्कार, हमारा नाम है आयुष श्रीवास्तव और हम स्वागत करते हैं आप सभी का राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के मंच पर। आज की इस खास बातचीत में हमारे मेहमान हैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य रामानंदन त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इस खास सत्र में। सबसे पहले तो आप अपनी पार्टी की स्थापना के बारे में कैसे कैसे सारी योजना बनी और कैसे कैसे पार्टी का पंजीकरण हुआ, वो सारी प्रक्रिया के बारे में हमें विस्तार से बताइए। जी, पार्टी के गठन शुरुआत दौर ये रहा कि हम लोग सभी विद्यालय संचालक थे। जी, विद्यालय संचालन में सरकार की तरफ से तमाम सारे अवरोध आया करते थे। आए दिन सरकार परेशान करती थी। इतने सख्त नियम और कानून बना दिए जाते थे कि जैसे विद्यालय संचालन के लिए मान्यता जरूरी है, ठीक भी है, सरकार सही कहती थी। लेकिन अब मान्यता के लिए पहले स्कूल का खोलना जरूरी होता था कि आप विद्यालय खोलिए। फिर जो मान्यता के लिए फॉर्म हुआ करता था उसमें विद्यालय में कितने बच्चे आपके अध्ययनरत हैं उनकी संख्या देनी होती थी। तो मान्यता लेने के लिए पहले विद्यालय खोला जाता था और विद्यालय खोलने के बाद प्रक्रिया चलती थी, मान्यता मिलती थी। इस बीच में सरकार का एक फरमान जारी होता था कि अगर बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय संचालित पाया जाता है तो 10,000 रुपये प्रतिदिन उसे आर्थिक दंड देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए एक मुश्त उसको भरना पड़ेगा। ये प्रक्रिया उन विद्यालयों के लिए भी थी जो संचालित पंजीकरण के लिए प्रक्रियारत थे। वो ये नहीं मानती थी सरकार। वो तो यूं मानती थी कि आपका विद्यालय अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, भले ही आप प्रक्रिया में हो, इससे मतलब नहीं होता था। आपको दंड देना है। पहले 1 लाख रुपए का दंड होता था। इस पर भी अगर आप बंद नहीं करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए प्रतिदिन देना पड़ता था। ये समस्या विद्यालय संचालकों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सबसे पहले वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का एक यूनियन बनाए और इस समस्या के लिए जो है काफी प्रयासरत रहे। ये बात वहां से उठती है जब सरकार ये फरमान जारी करती है तो संभवतः पूर्वांचल के ही किसी विद्यालय के प्रबंधक को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपना जान गंवा बैठता है। इस बात से आहत होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही बेबल हुए और उन्होंने एक यूनियन बना डाला वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के नाम से और पूरे प्रयास किया, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के सभी विद्यालय संचालकों को एक किया और इन समस्याओं पे जो है कि विद्यालय संचालन में कोई दिक्कत ना आवे तो हर पॉइंट पे उन्होंने काम किया। हुआ क्या कि इतने से ही सरकार नहीं मानी। सरकार का अपना रवैया वही रहा। हम लोग तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम जो अधिकारी होते थे, बीएससी हुए, एडी बेसिक हुए या और जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए, अपनी समस्या लेके जाते थे कि श्रीमान जी आपका जो प्रोफार्मा है वो ये कहता है कि अध्ययनरत छात्रों की संख्या दिखाइए और आप कहते हैं बिना मान्यता के विद्यालय में चलाइए, तो हमें प्रक्रिया में तो आने दीजिए। इस पर कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी पूर्वक कोई बयान नहीं देता था। अब क्या रीजन था पता नहीं, सरकार से क्या फरमान था, कैसा था, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। जब हम लोग कई अपने जनप्रतिनिधियों से जाके मिले तो जनप्रतिनिधि जैसे सबको टहलाते ऐसे हमको भी टहलाए। फिर अपने स्तर से काफी प्रयास किया गया, सारे सदस्य लोग मिलकर के काफी जो लड़ाई लड़े, आंदोलन किए। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार जेल भी गए, उनपे 2-4 मुकदमे भी दर्ज हुए। तो फिर यही से एक चीज दिमाग में आया कि ये जनप्रतिनिधि हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो क्यों ना अपने बीच का ही कोई जनप्रतिनिधि सदन में भेजा जाए। इस पे बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया कि हाँ ठीक है। तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोगों ने कहा कि आप स्नातक एमएलसी का एक चुनाव होता है उसको आप लड़ जाइए और हम लोग प्रयास करेंगे, विधान परिषद पहुंच जाइए, हम लोगों की बात वहां पे रखिए। इस पे सबकी सहमति बन गई और दुर्भाग्य रहा कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। हमारी बात फिर भी नहीं मानी गई। कब की बात है? ये 2017 के शुरुआत, फरवरी 17 जो मुझे याद आ रहा है, विधानसभा चुनाव के पहले की। विधानसभा चुनाव मुझे जो याद आ रहा है कि फरवरी 17 में ही ये चुनाव था। तो उसके पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतलब 2016 लास्ट तक प्रक्रिया शुरू हुई होगी, जितना मुझे याद आ रहा है।
जब हम लोग निर्वाचित नहीं हो पाए तो हम लोग भी ढाक के 3-5 जो भी स्थितियां थी वैसे फिर रह गए, हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं था। फिर कुछ जागरूक प्रबुद्ध वर्ग के जो शिक्षक थे, जो समाज में भी अपना स्थान बनाए हुए थे और तमाम सामाजिक गतिविधियों पे, विसंगतियों पे बोलते थे, उन लोगों ने मिलकर कहा कि क्यों ना हम लोग एक पार्टी का ही गठन कर डालें। इस पे सहमति बनी, सारे जो भी अपने प्रबंधक संघ के लोग थे, अन्य लोगों से भी बात कुछ हुई, तो एक सहमति बनकर के बैठक किया गया 6 जून 2017 को। अब संयोग की बात है कि वो भी रामनगरी अयोध्या में ही बैठक हुई। 6 जून 2017 को बैठक हुई। उसी दिन लगभग 101 लोगों के नाम सुझाए गए। 101 लोगों ने अपने नाम दिए कि पार्टी का नाम ये रखा जाए। उन सब में एक नाम चयनित जो हुआ वो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, इस नाम का चयन हुआ। फिर आयोग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और हम जो है 7 दिसंबर 2018 को आयोग में रजिस्टर्ड हो गए। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों? देखिए, उस समय जो 101 नाम आए थे उसमें से राष्ट्रवादी पार्टी का नाम चयन हुआ था। ये भी एक कह लीजिए कि मजेदार बातें हैं। जब राष्ट्रवादी पार्टी का नाम चयन हुआ, आयोग को भेजा गया, तो जैसा सभी जगह होता है कि एक नाम के 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, या अगर आप 2 रख लेते हैं तो कुछ विधिक रूप से दिक्कतें भी आती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नाम की पार्टियां रजिस्टर्ड है, आयोग ने पत्र व्यवहार किया हम लोगों से कि इस नाम से हो नहीं सकता है, आप या तो दूसरा नाम कुछ दीजिए या कुछ और दीजिए। मतलब उनका कहना था कि नाम तो दूसरा दीजिए। अब चूंकि प्रक्रिया इतना आगे बढ़ चुकी थी और लोगों के बीच ये मैसेज जा चुका था कि राष्ट्रवादी पार्टी जो बनाई गई है प्रबंधक संघ द्वारा, उसका नाम राष्ट्रवादी पार्टी है, तो उसको बदलना थोड़ा कठिन सा लगा। तो हम लोगों ने उसमें ऑफ इंडिया जोड़ा और उसको आयोग ने स्वीकार कर लिया। बस इसी के नाते वो राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया उसका नाम है। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी के उदय से पहले गोरखपुर आंदोलन का जिक्र आता है जी, इसके बारे में खोलकर बताएं। जैसे हमने कहा कि प्रबंधक संघ ने जो है विद्यालय संचालन की समस्या को उठाया था जी। उसी दौरान वो भी बातें उसी से जुड़ी हुई हैं जी। जब सरकार बनी, वर्तमान सरकार जो है संभवतः वही सरकार उस समय थी जो मुझे याद आ रहा है, तो कुछ नियम को बहुत सख्त कर दिया। तो ऐसे में तमाम प्रबंधक हमारे या तो विद्यालय को बंद करने लगे या बीमार हो गए, जैसा कि हमने कहा हार्ट अटैक होने लगा लोगों को। तो उस मानसिक तनाव को झेल नहीं पा रहे थे, तो रोजी रोटी सबकी जा रही थी जी। मुझे लगता है कि एक विद्यालय में 5 से 6 अध्यापक रहते हैं जी, कम से कम रहते हैं, तो 5-6 की जो रोजी रोटी थी वो बंद हो रही थी जी। तो ऐसे में जब बहुत परेशान हो गए सब लोग, तो हम लोगों ने गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पे वहां पे एक जल सत्याग्रह किया। 44 दिन का अध्यक्ष जी ने जो है पानी में खड़े होके हम लोग भी साथ में लगे रहे। 44 दिन तक हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया। उस पर सरकार थोड़ा शिथिल हुई, बात करने को तैयार हुई और उन्होंने कहा ठीक है, आप 2 लोग आके बात कर लीजिए। बात हुई तो सरकार ने कुछ सहमति दी कि आप लोग 1 वर्ष का समय है, मान्यता ले लीजिए और विद्यालय संचालित कीजिए। 1 वर्ष का समय उन्होंने दिया जी। त्रिपाठी जी, चुनावी राजनीति में आंदोलनों का बड़ा महत्व होता है और आपके दल की शुरुआत ही आंदोलन से हुई जी। आपकी अभी तक की यात्रा में हस्ताक्षर अभियान आप लोगों ने 2020 में किया, इसका बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग जिक्र करते हैं जी। इसके बारे में बताएं कि मतलब आरक्षण के विरोध में एक कैसा अभियान था और इसको आप लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया, इसकी परिणति किस रूप में हुई? देखिए, जो हम लोग की विचारधारा थी पार्टी की, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी मंच से या ऐसे ही कोई भी आरक्षण या SC/ST का विरोध नहीं करती थी जी। कभी भी किसी ने जिक्र नहीं किया। ये बात उठाई भी गई तो भी लोग बोलने से कतराते हैं, जैसा आप ये देखते हैं, जानते हैं जी। पार्टी की विचारधारा थी कि आरक्षण की समाप्ति
SC/ST एक्ट की समाप्ति थी। तो उसी विचारधारा के तहत एक पॉइंट जो आरक्षण की समाप्ति थी उस पे हमारी पार्टी ने एक रणनीति बनाई कि हम जनता के बीच जाएंगे और उसको आरक्षण से होने वाले लाभ और हानि तो व्यक्ति का होता ही था, देश का भी हो रहा था, तो उससे अवगत कराएंगे और उसका व्यू लेंगे कि क्या वो सहमत है। ये जो सहमत है तो हमारे उस पे पेज पे दस्तखत करें। और हमारी योजना थी कि हम दिल्ली पे उसको PMO कार्यालय पे रजिस्ट्री करेंगे या स्वयं जाके देके आएंगे। हमें बताएंगे कि इतनी जनता, भारत की इतनी जनता इससे सहमत है और इतनी जनता, बाकी जनता असहमत है। ये हमारा उद्देश्य था। तो हम डोर टू डोर जाकर के लोगों को जागरूक किए, अपनी बात पहुंचाए, अपने विचार पहुंचाए। देवी पाटन मंडल, उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल से हमारी शुरुआत हुई और देश के लगभग 100 जनपदों में हम लोग गए और बहुत ही अच्छी हम लोगों को मतलब सकारात्मक रिजल्ट मिला। लगभग कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया होगा? अब मुझे जो लगता है आंकड़ा बहुत एग्जैक्ट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कम से कम 10,000 लोगों का तो हस्ताक्षर रहा ही होगा उसमें। इसमें आरक्षित वर्ग के कितने लोग थे पार्टी जी? क्योंकि देखिए आरक्षित वर्ग की जहाँ तक आप बात करते हैं तो थोड़ा वहाँ पे सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आरक्षित वर्ग को ये बताया जाता है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो आपका हक मारा जाएगा जी। लेकिन हम जो वास्तव में जो सिनेरियो था उसको बताना चाहे, आरक्षित वर्ग को मैं जाके बताता था कि जैसे आपके गांव में कोई एक परिवार आरक्षण का लाभ लेके आगे आ गया है, तो अब तो वो आरक्षण में नहीं आता है जी। क्या उसने अपना आरक्षण छोड़ दिया? अपने घर के अगली पीढ़ी के को आरक्षण से लाभान्वित नहीं किया। यदि वो आरक्षण छोड़ देता है तो बाकी गांव में जितने लोग हो उनको लाभ मिल सकता है जी। लेकिन जब वो आरक्षण लेकर के फिर दोबारा आरक्षण लेगा, क्योंकि सेवा के अवसर इतने ज्यादा है नहीं, लिमिटेड होते हैं, तो बार बार वही आरक्षण ले रहा है और वो सफलता की सीढ़ी तय करते जा रहा है और आपको खाली झूठा ही बताता है कि आप अगर आरक्षण का विरोध करोगे, आरक्षण के समापन का समर्थन करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो ऐसा जब हमने लोगों को बताया तो ज्यादा तो मतलब असर नहीं पड़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि 5 से 7% लोग हमारी बातों से सहमत हुए और उस पर हस्ताक्षर किया। इसकी परिणति किस रूप में हुई? क्या आप लोगों ने इसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया? जी देखिए, हम लोग इसको लगातार लगभग मुझे लगता है कि 4 बार महीने चलाए हैं कार्यक्रम को, और 19 सितंबर 2020 को राजीव चौक पे जाकर के नई दिल्ली जाकर के अपना हमने समापन किया। वहाँ जो राजीव गोस्वामी जो आरक्षण विरोध के अद्भुत माने जाते थे, जो कि शायद जो मंडल कमीशन का विरोध करते हुए आग के हवाले अपने आप को कर लिए थे और बाद में उनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी, बलिदान हो गया था उनका। तो उनके मूर्ति पे हम लोगों ने माला चढ़ा करके वहां पे समापन किया था। और हाँ, एक चीज और गजब की थी, हम वहां के लोग ये नहीं जानते थे कि राजीव चौक राजीव गोस्वामी के नाम से है। दिल्ली की बात है। वहाँ आसपास के लोगों से बात किया गया तो सब लोग वहाँ बताते राजीव गांधी के नाम से है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब हास्यास्पद था कि जिसके नाम से बनाया गया था उसका कोई प्रचार ही नहीं किया गया, उसको कोई जान ही नहीं रहा, जबकि देशबंधु कॉलेज के वो स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट थे। तो 19 सितंबर 2020 को हमने समापन किया। आपने इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा? रजिस्टर्ड भेजा। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी कोई रिप्लाई आया और ना ही मैंने उसके आगे मैंने कुछ काम किया, रिप्लाई आ रहा है। इसके बाद अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो गत वर्ष अयोध्या में आप लोगों का एक आंदोलन चला। देखिए, इसके अयोध्या के आंदोलन से जस्ट पहले सरकार ने ओबीसी बिल में कुछ संशोधन करते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, नीट में रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी छात्रों को। तो इससे जो प्रबुद्ध वर्ग था वो काफी आहत हुआ। नीट में रिजर्वेशन देने से तमाम ऐसे छात्र
जो बैठ करके और परीक्षा दे करके संभवतः सफल हो जा सकते थे, वो पहले फेल हो गए। काफी लोग को ये पीड़ा थी, काफी बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, उनके अभिभावक से मुलाकात हुई, वो इतने हताश थे कि उन्होंने परीक्षा देने से भी इनकार कर दिया कि देखिए क्या करेंगे जब हम मतलब उसमें प्रतिभाग भी नहीं कर पाएंगे। भाई 27% या जो भी बढ़ा उतना तो पीछे हम चलेंगे। तो इसका विरोध करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अयोध्या के सरयू नदी में सभी सवर्ण सांसदों का एक पिंडदान कार्यक्रम किए, एक प्रतीकात्मक पिंडदान किए। वो इसलिए करना जरूरी समझे वो कि सारे सांसद जो सदन में थे उसमें से सवर्ण भी थे, ओबीसी भी थे या समाज के सभी वर्गों से थे, लेकिन कम से कम सवर्ण सांसदों को जिनको हमने वोट दे करके वहां निर्वाचित करके भेजा है, उनको तो हमारी बात हमारी पीड़ा को समझना चाहिए था। वो भी नहीं समझे और एक मत में एक सुर में वो ओबीसी बिल पास कर दिया, नीट रिजर्वेशन हो गया। क्या जब ये बिल संसद के सदन के पटल पे रखा गया था तो क्या आपने क्या सवर्ण सांसदों से बात करके इसका विरोध करने की उनसे गुजारिश की थी? नहीं, ये तो हमें जैसे अभी सदन का मामला है, ये तो अंदाजा था नहीं कि अभी ये कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों में से बुखार थी, हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ सांसदों से हमने बात भी किया, लेकिन जैसा हमने पहले ही बताया कि जब हम विद्यालय संचालक थे कोई जनप्रति हमारी बात नहीं सुनते थे, सेम वही कंडीशन वहां भी हुई, किसी ने कोई भी हमको जो है तवज्जो नहीं दिया और कभी भी खुले मन से क्या दबे मुख से भी ये कहने तैयार नहीं हुए कि ऐसा होना गलत है। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई, अध्यक्ष जी ने पिंडदान कार्यक्रम किया और उसके बाद में अध्यक्ष जी उतने से ही सहमत नहीं हुए। फिर 20 अक्टूबर 2021 को उन्होंने यहाँ अयोध्या जनपद के सदर तहसील के सामने एक हेमू कल्याणी पार्क है, वहां पे आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोध में एक महा आंदोलन किया और वो कार्यक्रम हमारा लंबा चला। इवन ये मान के चलिए कि जब विधानसभा की अधिसूचना जारी हो गई जी, तब वहाँ जो हमारे एलायू थे वो जबरदस्ती करने लगे कि अब आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, अगर आप बैठेंगे तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोगों ने वो आंदोलन समाप्त नहीं किया, जबकि आंदोलन की रूपरेखा बदल दी। हम लोगों ने जो अपने द्वारा उतारे गए प्रत्याशी हम लोगों थे, उनके माध्यम से डोर टू डोर अपनी बातों को हम पहुंचाने का प्रयास किए और इस तरह से हमारा आंदोलन आज भी हमने समाप्त नहीं किया। आप आज भी डोर टू डोर कैंपेन करते हैं? देखिए शिथिलता तो आ गई है जी, लेकिन कैंपेन जरूर करते हैं। त्रिपाठी जी, चलते चलते आपकी पार्टी की भावी रणनीति के बारे में अभी आप लोग ये डोर टू डोर कैंपेन के अलावा और आपकी क्या रणनीति है, आप अपनी बातों को जनता के बीच कैसे लेके जाने वाले हैं? देखिए हमारी रणनीति जो डोर टू डोर तो चल ही रही है जी। अभी हाल की हमारी रणनीति है कि 19 सितंबर जिस दिन राजीव गोस्वामी जी का बलिदान दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं जी। 19 सितंबर को एक भव्य कार्यक्रम करने वाले हैं हम, और प्रयास ये रहेगा कि जहां भी हो, जिस भी जनपद में हो, उस जनपद में एक रैली निकाल करके और हम लोग सबको दिखाएंगे, बताएंगे और पूरे दिन का एक कार्यक्रम करेंगे और बड़ी भव्यता के साथ करेंगे जी, जिससे लोगों को पता चल सके। तमाम लोग हो सकता जानते भी हो, लेकिन रोजी रोटी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए, आप सब भूल चुके होंगे, क्योंकि ये 1990 की घटना है जी, 32 साल हो गए हैं जी। हम एक बार फिर से सबको जगाएंगे और जो हमारी भावी पीढ़ी है, आज युवा पीढ़ी है जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी है या पूरी कर रही है, उनको जागरूक करने का काम करेंगे। ये बताएंगे कि आपको आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए राजीव गोस्वामी जी ने अपना बलिदान दिया है और उस पे जो है आप लोग भी उनको जानिए और उनके आइडियोलॉजी पे चलिए, आप उसी में ही आपका जीवन सुरक्षित है और आपकी अच्छा जीवन होगा। ये हमारी योजना है। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपकी पार्टी की कार्यप्रणाली के बारे में जानकर।